यस एवरीवन, हम लोग आज केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक है। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म या हिंदी में बोला जाता है क्रियाविधि। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को इसे शॉर्ट में कहा जाता है ARSE रिएक्शन। मैं अभी इसका पूरा परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूं। पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं अभी देने वाला हूं इस रिएक्शन का। हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों से सबसे पहले केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, और रिएक्शन का एक ही फंडा है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मेरे पहले की वीडियो आपने देखे होंगे, आपने उन्हें सीखा भी होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना कैसे हो रहा है, किस पाथ से हो रहा है, क्या उसका मैकेनिज्म है, मतलब वो जो पाथ है वो कहलाती है उसकी मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट बना रही है, रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये उसकी मैकेनिज्म होती है। अब मैकेनिज्म में आप नॉर्मली 4 तरह की मैकेनिज्म्स पढ़ते हो, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एडिशन, एक एलिमिनेशन और एक रीअरेंजमेंट। बच्चों आप लोगों ने ये 4 तरह की मैकेनिज्म 11th क्लास में भी देखी होगी। हाँ, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। हाँ, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास, हिंदी में इन्हें ये कहा जाता है। 4 तरह की मैकेनिज्म के अंदर में प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में चल रहा हूं अभी इस वीडियो के अंदर। और सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी मैं आप लोगों को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, जो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। पहली चीज मैंने क्या लिख दी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये कैसे रन करती है मैं आपको बताता हूं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो वैसे मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिसिटी को ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ऑलरेडी मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपने एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन को पढ़ा होगा। बेंजीन को आप जानते होंगे, C6H6 बेंजीन के बारे में आपने सुना होगा। हाँ बच्चों, देखें रिप्लाई करो, बेंजीन को जानते हो? बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, क्या आप सभी जानते हो बेंजीन को? हाँ, थंब से रिप्लाई कर सकते हो आप चैट में। इसके अलावा आप चैट में रिप्लाई कर सकते हो यस और नो में, ताकि मुझे पता चले। यस, रिप्लाई आ गया है, हाँ, कि आप बेंजीन को जानते हैं। गुड। तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स का पेरेंट मेंबर होता है, ये एरोमेटिक होता है। अब सबसे पहली बात मैं ये कहूं कि सभी एरोमेटिक यौगिक एक रिएक्शन जरूर देते हैं, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पूरा मिला के नाम बन जाता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये हो गया कि सभी एरोमेटिक यौगिक इस रिएक्शन को देते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गई। कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग यही होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है कि जहां उसके सारे मेंबर उस रिएक्शन को शो करें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गई, एरोमेटिक कंपाउंड सभी देते हैं, और एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बेंजीन ले रखा है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, मैं एक आपके सामने रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने बेंजीन लिख दिया। बेंजीन को ओरिजिनली स्टूडेंट्स ऐसे लिखा जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज दिखाते हुए रेजोनेंस की फॉर्म में। बेंजीन के साथ मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल रख दिया। ये मान के चलना इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, रीएजेंट बोलते हैं इसे।
लेकिन रिएक्शन में अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो बेंजीन के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल डाला, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और जाके खुद अटैच हो गया और H+ को निकाल दिया। जैसा कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन को E+ ने हटा दिया, तो इसे हमने कह दिया सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और किसी दूसरे एटम या एलिमेंट को हटा देता है, खुद उसकी जगह जुड़ जाता है। इसे हम कहते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन। और अटैक करने वाला रिएजेंट कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और देने वाले सबस्ट्रेट कौन है? एरोमेटिक है। इसीलिए ओवरऑल इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाएगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि सीयूईटी के सिलेबस में केमिस्ट्री में जो आपको ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे फिनॉल, एनिलीन, हाँ, जिनमें एरोमेटिक रिंग बेंजीन मिलेगी, वो सभी यौगिक, वो सारे कंपाउंड्स ये रिएक्शन देंगे। अगर आपने इसका परिचय सीख लिया पूरा ढंग से, तो ये मान के चलो आपको उन रिएक्शंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ARSE रिएक्शन को लेके आया हूं। तो परिचय, इंट्रोडक्शन रिएक्शन का तो हो गया कि कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे या एरोमेटिक रिंग पे अटैक करे और H+ को निकाल दे, क्योंकि बेंजीन में सारी पोजीशंस सेम है, इसलिए कहीं भी अटैक करवा दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमें आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि E+ क्या क्या हो सकते हैं। अभी तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहा हूं, क्लियर है? बात करते हैं इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म की, यानी कैसे ये प्रोडक्ट बना। मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म होती है। ध्यान देना, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो, मैं आगे बढ़ूं, मुझे पहले ये बता दो कि आप लोगों को इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ये जो लैंग्वेज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ARSE वगैरह, आप इसको आराम से समझ पा रहे हो कि मुझे बीच में हिंदी भी बोलने की रिक्वायरमेंट है थोड़ी थोड़ी? हाँ भाई, रिप्लाई करके बताओगे जब भी मैं कुछ आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। जो इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं रेगुलर लाइव क्लास में, आप मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आ रही है लैंग्वेज जो मैं लेके चल रहा हूं, या बीच बीच में मैं थोड़ी बहुत हिंदी लैंग्वेज भी लूं? आदित्य, आशुतोष, फिरोज, पुष्पा, हाँ यस सर, समझ में आ रही है? हाँ थोड़ी थोड़ी हिंदी भी लेनी पड़ेगी यूज में, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं काम में, थोड़ी बहुत ले लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ी बिल्कुल इंग्लिश एकदम से चलती है तो दिक्कत आ ही जाती है कई बार। और जब आप लाइव क्लास ले रहे हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% भी। तो चलो, आपने रिप्रेजेंटेशन तो सीख लिया। मैं आपको इस रिएक्शन की, बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल डालें, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, H+ निकल गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ये कैसे बन रहा है, इसकी मैकेनिज्म ARSE क्या होगी? 2 स्टेप में बनेगा। पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों, रीएजेंट में E के साथ Nu भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे जैसे अगर मैं लूं Cl2, तो क्लोरीन में से मुझे अगर Cl+ निकालना है तो Cl- को हटाना पड़ेगा। या मैं लूं एल्काइल क्लोराइड और मुझे चाहिए R+ अटैक करने के लिए, तो मुझे Cl- को निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन का पहला स्टेप मैकेनिज्म का होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पहले जब रीएजेंट को डाला जाएगा तो सबसे पहले कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल को बना देगा और न्यूक्लियोफाइल को लेकर के निकल जाएगा। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं मैंने बॉन्ड के 2, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा कैटलिस्ट के साथ, E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। पहला स्टेप होता है रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल का बनना, ठीक है? जैसे ही रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल बनता है
उसके बाद स्टेप नंबर 2 की बारी आती है। स्टेप 2 होता है एरिनियम आयन मैकेनिज्म। ये क्या है मैं आपको सिखाता हूं। स्टेप 2 होता है एरिनियम आयन मैकेनिज्म। ये क्या होता है ध्यान देना, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, बेंजीन जो है उसके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। 3 ट्रिपल बॉन्ड्स बेंजीन के पास हैं। ये बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन पर अटैक करता है। बेंजीन पर जब ये अटैक करता है तो बेंजीन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जाएंगे जिस तरफ E+ जा रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ओके, जैसे ही ये अटैक करता है आप देखोगे कि E जुड़ चुका है, एक H पहले से था और एक कैटायन आ गया है। ओके, ये कैटायन यहां पे बना है, देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए मूव कर रहे हैं। जैसे ही ये हुआ उसके बाद ये कैटायन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आगे फिर रेजोनेंस करता है, अनुनाद करता है। ठीक है, जैसे ही ये रेजोनेंस करता है आप देखोगे इसे स्टेबिलिटी मिलती जाती है। फिर आगे रेजोनेंस करेगा और 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया पहले स्टेप में, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बन गया और दूसरे स्टेप में इसने बेंजीन पर अटैक किया। जब इसने बेंजीन पर अटैक किया तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हुए कि एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। वो स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आगे अनुनाद कर गया, रेजोनेंस कर गया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी और लास्ट स्टेप में यहां से H+ निकल गया बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ता हुआ। और जैसे ही ये स्टेप हुआ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं इसे, जैसे ही ये स्टेप हुआ बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ गई, H+ निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो कुल मिलाकर के जो एक बेसिक रिएक्शन हमने पहले पेज पर ली थी, जो एक बेसिक रिएक्शन हमने फर्स्ट पेज पे ली थी, जिसमें बेंजीन की अभिक्रिया रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफाइल से करवा रखी थी। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर रहा है, H+ को निकाल रहा है। अगर आप ओरिजिनली देखो तो ये इन स्टेप्स में हो रहा है सारा काम, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही हो गया एक साथ। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उसके बाद वो बेंजीन पे अटैक करता है, बेंजीन पर अटैक करने के बाद में देखो इस तरह से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों एरोमेटिक यौगिकों की कि ये कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी नहीं खोना चाहते। इनकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरोमेटिसिटी बेंजीन में या एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी देने का काम करती है। अगर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो इनकी स्टेबिलिटी यानी इनका स्थायित्व घट जाएगा। इसीलिए 3 डबल बॉन्ड बेंजीन के वैसे ही आने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। हकल के नियम का ये पालन करना चाहिए, हकल के रूल को ये फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, ये कभी भी एडिशन नहीं देता जल्दी से। हाँ, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोफिल। अब इस मैकेनिज्म की एक खास बात देखना कि ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हमने, ये तो एक तरह से हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से काल्पनिक संरचनाएं हैं। इनका जो एक्चुअल हाइब्रिड बनता है वो हाइब्रिड मैं आपको दिखाता हूं, उसी को इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती कहते हैं इस रिएक्शन का। अगर आप देखो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ये कैटायन है। अगर आप ढंग से देखो ये कैटायन पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां पहुंच गया, यहां से यहां डीलोकलाइज हो रहा है। और इस डीलोकलाइज को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये है ओरिजिनल इंटरमीडिएट जिसको बोला जाता है एरिनियम आयन। एरिनियम आयन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। इसको
व्हीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन था एक्चुअली वो व्हीलैंड ने दिया था, उसी नाम पर ये व्हीलैंड इंटरमीडिएट के नाम से भी जाना जाता है, ये एरिनियम आयन के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी तरह की आप यार ऐसी रिएक्शंस पढ़ोगे, अभी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा, उन सब की मैकेनिज्म यही चलेगी, उन सब का इंटरमीडिएट यही होगा। बस उन रिएक्शंस में ये E+ चेंज होगा, E+ बदलेगा, रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, सिंपली। तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करते हुए इसके अब एग्जांपल्स बताऊंगा। मेरे हिसाब से आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। पहले आप मुझे बताओ कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आपको ये समझ में नहीं आई है तो मैं आपको इसे दोबारा समझाऊं। सही है, इसमें आ जाएगी बैटरी। ठीक, हाँ भाई, यस फिरोज, आवाज ही नहीं आ रही है बेटा। स्टेप 2 थोड़ा रिपीट करना सर। थोड़ा तेज बोलो, पास लेके। समझ में आ गई है तो आप थंब से मुझे बता सकते हैं, ओके कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं चैट में। यदि नहीं आई है, स्टेप 2 रिपीट करूं? अच्छा किया आपने ये लिख के दे दिया चैट में। स्टेप 2 रिपीट करता हूं मैं एक बार, फिरोज ने पूछा है, एक बार स्टेप 2 को रिपीट कर देते हैं। स्टेप 1 तो देखो कुछ था ही नहीं, देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। आप देखोगे, आप ढेर सारी रिएक्शंस पढ़ोगे, आपने नाम सुना भी होगा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस का। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 से करवाते हैं। ये एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये लुईस एसिड की तरह काम करता है और Cl- को खींच के ले जाता है और मैथिल कैटायन बन जाता है। ये मैथिल कैटायन बेंजीन पर यदि अटैक करे तो टालुइन इसका प्रोडक्ट बन के आता है। ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का एक केस होगा जो भी आपके सामने आएगा सिंपल फॉर्म में। लेकिन आप सोच के देखो कि फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक ARSE रिएक्शन का एग्जांपल हुई, उसका पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है जो इससे किया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, उसके बाद वो बेंजीन रिंग पर अटैक कर रहा है। अटैक कर रहा है, मान लो किसी भी पोजीशन पे, सभी पोजीशन इक्वल है, अटैक कर रहा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी साइड पे जाएंगे जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और कैटायनिक इंटरमीडिएट बनेगा जो रिंग में रेजोनेंस करेगा, डीलोकलाइज होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा और लास्ट में वापस से एरोमेटिसिटी आते हुए प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप नंबर 2। नाउ ये मैकेनिज्म हो गई। अब आपको इसके एग्जांपल्स की बात मैं करता हूं, कुछ एग्जांपल्स में इसके आपको शेयर करता हूं, आपको और बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल्स ऑफ ARSE, ये सारे एग्जांपल बच्चों बेंजीन की रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत काम की रिएक्शंस हैं, ये आपके चैप्टर्स में काम आएगी। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे नाइट्रेशन, इसे नाइट्रीकरण रिएक्शन भी कहते हैं हिंदी में, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन नाम से ही खुद एक्सप्लेन हो रही है कि इस रिएक्शन में बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं, और जब बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ है कि इस रिएक्शन में अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, पीछे की चीज जो आपने सीखी है, मैं क्या कह रहा हूं, इतना सा ध्यान रखना है कि ये E+ बदलेगा और रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, एग्जाम्पल बदल जाएगा। ये E+ बदलेगा, E+ जुड़ेगा, इसके जुड़ने का तरीका यही रहेगा, पूरी मैकेनिज्म यही चलेगी, बस ये E+ बदला, रिएक्शन का नाम हो गया नाइट्रेशन। आगे बढ़ोगे हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस एटसेट्रा। तो समझ लो
कि भाई ये NO2+, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये NO2+ बना बनाया नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ेगा रिएजेंट और कैटलिस्ट डाल के। नाइट्रेशन के अंदर इसे बनाने के लिए लिया जाता है कॉन्संट्रेटेड HNO3, जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, और इसके साथ डाला जाता है कॉन्संट्रेटेड H2SO4, जिसे कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड। हाँ, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3, ये दोनों एक साथ डाले जाते हैं और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बेंजीन के ऊपर जब ये दोनों एक साथ डाले जाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन के आता है? नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? नाइट्रेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्रियाविधि, आप फटाक से जवाब दोगे ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन का अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आप फटाक से आंसर दोगे नाइट्रोनियम आयन NO2+। अब बारी आती है कि ये बन कैसे रहा है। तो बच्चों, आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है एसिडिटी का, HCl, H2SO4 और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आपको ये एक एसिडिटी का ऑर्डर ध्यान रखना है। तीनों ही बहुत जबरदस्त और पावरफुल एसिड होते हैं, लेकिन अगर तीनों की एसिडिटी को कंपेयर करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे चैंपियन है, H2SO4 उससे कम वीक है और सबसे कम HNO3 है। जब दो एसिड की एसिडिटी को आप कंपेयर कर रहे हो, कौन ज्यादा एसिडिक है? H2SO4। तो इस रिएक्शन के अंदर ध्यान देना, इस रिएक्शन में मैंने लिखा HNO3 को, ये सारा NCERT लेवल है जो आप देख रहे हो, सब NCERT लेवल है, 11th 12th लेवल है, कोई उससे बाहर का लेवल नहीं है। आप चेक कर सकते हो बुक्स को आराम से, CUET लेवल उसी से गुजरेगा, है ना। ध्यान रखना, H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H+ देगा तो HNO3 उसे एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब ये हो गया, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। अम्ल या एसिड की पहली डेफिनेशन यही होती है, एसिड वो जो H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो इन दोनों में जो प्रबल अम्ल है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो अपना H+ देता है। अब ये देगा तो एक्सेप्ट करने वाला कौन बचा? HNO3। जो H+ को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो होते हैं क्षार यानी कि बेस। वैसे तो नाइट्रिक एसिड खुद एक एसिड है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन रिएक्शन में वो एक बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इससे ज्यादा एसिडिक है। वो अपना प्रोटीन डोनेट करता है, ये उसे एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही ये उसे एक्सेप्ट करता है, आप देखोगे HNO3 H+ को एक्सेप्ट करके ये बनाएगा। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपको लेके चलनी है। H+ को लोन पेयर ने एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां से ये निकला, और जैसे ही ये निकला यानी H2O निकल गया तो बना NO2+, मतलब नाइट्रोनियम आयन। ये एक बहुत पेटेंट सवाल है कंपटीशन एग्जाम्स का कि नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर HNO3 किसकी तरह काम कर रहा है। तो HNO3 होने में एक अम्ल है, लेकिन नाइट्रेशन अभिक्रिया रिएक्शन के अंदर ये एक क्षार यानी कि बेस की तरह काम आ रहा है। पेटेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है बार बार। नाइट्रेशन रिएक्शन समझ में आ गई। अब बात ये हुई कि भाई नाइट्रोनियम आयन बन गया, नाइट्रोनियम आयन बनने के बाद बेंजीन रिंग पर वो अटैक करेगा, और बेंजीन रिंग पर अटैक करने के बाद नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। उसकी पूरी मैकेनिज्म आप ऑलरेडी सीख चुके हो, यही स्टेप चलेंगे, बस ये ई की जगह NO2 आ जाएगा। तो कॉमन मैकेनिज्म आपने पहले सीख ली, और अब एग्जांपल्स आप देख रहे हो। नाइट्रेशन समझ में आया? कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का, किसी तरह का कोई क्वेश्चन आप चैट में लिख सकते हो, अनम्यूट होके बोल सकते हो। नाइट्रेशन से संबंधित कोई सवाल हो? हाँ भाई पुष्पा, समझ में आया क्या? लैंग्वेज
लैंग्वेज समझ में आई क्या? नहीं आई? रिप्लाई नहीं किया? ठीक है, धीरे धीरे और समझ में आएगी। आप लेके चलिए सब्जेक्ट को। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन रिएक्शन में, हैलोजिनेशन रिएक्शन में नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन का हैलोजनीकरण कराते हैं या हैलोजिनेशन कराते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन जोड़ना। जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरीनेशन हो गया केस का नाम। हाँ, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन हो गया। रीएजेंट डाला जाता है क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3, क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3। सबसे पहली बात, बेंजीन पर आपको क्लोरीन जोड़ना है तो अटैक किसका करवाओगे? Cl+ का। और Cl+ कोई बना बनाया तो मिलता नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। तो जनरेशन ऑफ Cl+ के लिए आप रिएजेंट डालोगे क्लोरीन और उसके साथ एनहाइड्रस AlCl। एनहाइड्रस शब्द का मतलब होता है निर्जलीकृत। निर्जलीकृत हिंदी में, एनहाइड्रस इंग्लिश में। इसका मीनिंग होता है बिना वाटर के, H2O के बिना, है ना? यानी H2O नहीं होना चाहिए इसके साथ में एज ए सॉल्वेंट, विदाउट वाटर, इसे कहते हैं एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस AlCl3 जो इस रिएक्शन में एक लुईस अम्ल की तरह, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो काम में लिया जाता है। अब आप इसमें क्या देखोगे? इसमें आप देखोगे कि ये Cl+ कैसे बनता है। Cl2 AlCl3, लुईस एसिड की ये नेचर होती है कि वो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन को लेके निकल जाता है, और जैसे ही Cl- बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके AlCl3 के पास गया तो क्या बचा? Cl+, और निकला क्या? AlCl4-। ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ये है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और ये अब बेंजीन पे अटैक करेगा, H+ को निकाल देगा और क्लोरोबेंजीन बन जाए। सारी मैकेनिज्म एरिनियम आयन वाली चलेगी, वो आप पहले ही सीख चुके हो। सिर्फ आपको जो सीखना था हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, वो आपने सीख लिया। याद रखना, इस रिएक्शन के अंदर जो निर्जलीकृत AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं, वो एक लुईस अम्ल है, एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, जो Cl- को लेके निकल रहा है। ये एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। आपको हैलोजिनेशन भी समझ में आ गया होगा। तीसरी रिएक्शन आपको बताते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में बच्चों दो रिएक्शन चलती है, एक चलती है एल्काइलेशन और एक चलती है असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण इसे हिंदी में बोला जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत काम आती है। दरअसल एल्काइलेशन में बेंजीन पर एल्काइल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एल्काइल जोड़ देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना? एल्काइल बेंजीन बना, है ना? पीछे वाले प्रोडक्ट का मैंने नाम तो बोल ही दिया था, मैंने लिखा नहीं। जैसे इसका क्लोरोबेंजीन है, जैसे इसका नाइट्रोबेंजीन है, बोल तो मैंने दिया ही है। थोड़े बहुत नोट्स तो आप बना के चलोगे, वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको लिखे बिना तो काम होगा ही नहीं, तो थोड़े बहुत तो नोट्स आप बना के वैसे भी चलोगे, है ना बच्चों? तो थोड़ा बहुत तो लिखना आपको पड़ेगा भी। बीच बीच में मैं सवाल भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, रफ कॉपी भी लेके बैठोगे आप, है ना? आंसर भी दोगे। अब आप आंसर जो वो चैट में नाम लिख के दे दोगे, उससे पता चल जाएगा। अदरवाइज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपसे फोटो मंगा लूंगा, इमेज डायरेक्टली, तो उससे मुझे आंसर मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगी, उससे मुझे इमेज मिल जाएगी कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है। तो ऐसे ही तो अपनी प्रैक्टिस चलेगी लाइव क्लास में। तो देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अगर आपको एल्काइल जोड़ना है तो आपको R+ का अटैक कराना है,
वही केमिस्ट्री चल रही है। अब R+ कैसे बनेगा, RCl और इसके साथ AlCl3, क्या बन जाएगा, R+। क्यों, क्योंकि आप अच्छी तरह से अभी सीख चुके हो, AlCl3 लुईस एसिड है, Cl+ को खींचेगा, R+ बन गया, R+ अटैक करेगा, एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। जैसे पीछे Cl2 था तो Cl+ बच गया, Cl+ ने अटैक कर दिया। इसकी जगह अगर मान लो सपोज स्टूडेंट्स इसकी जगह Br2 ले लेते तो Br+ बन जाता, Br+ अटैक करता तो ब्रोमो बेंजीन बन के आ जाती। तो हैलोजन में आप लेते हो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, तो केवल एक फ्लोरोबेंजीन इस अभिक्रिया से, इस रिएक्शन से नहीं बनता। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बाल्जी-शिमान रिएक्शन को काम में लेते हैं, जिसे मैं आगे सिखाऊंगा। फ्लोरोबेंजीन इससे नहीं बनता, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो बहुत आराम से बनते हैं, आपको बस हैलोजन चेंज करने की जरूरत है। आप ब्रोमीन ले लो, ब्रोमो बन जाएगा, आप आयोडीन ले लो, आयोडो बन जाएगा। नॉर्मली क्लोरो और ब्रोमो इस रिएक्शन से बनाए जाते हैं, आयोडो भी एक दूसरी टाइप की रिएक्शन है, उससे बेटर बनाया जाता है। तो क्लोरो और ब्रोमो बेस्ट है, बेंजीन इससे बनते हैं। मैं बात कर रहा था आप लोगों से फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, इसमें बेंजीन का एल्काइलेशन कराते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट है RCl AlCl3। अब बात आती है इसके एक एग्जांपल की, क्योंकि यहां R जो है वो मैंने चेंज कर लिया। मैंने क्या किया, मैथिल क्लोराइड ले लिया, मैथिल क्लोराइड के साथ मैंने डाल दिया एनाइड्रस AlCl। AlCl3 क्या करेगा, Cl को लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, मैथिल कैटायन। मैथिल कैटायन बेंजीन पर अटैक करवा दें, क्या बनेगा, टॉलुइन बन जाएगा। तो ये टॉलुइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। हाँ भाई, क्या टॉलुइन का नाम सुना है क्या, बताइए, टॉलुइन का नाम सुना है कभी, टॉलुइन को जानते हो क्या, टॉलुइन के बारे में और स्टूडेंट्स? अरे आपके मोबाइल पर एक थंब इंप्रेशन होता है, ये वाला करोगे इसका मतलब जानते हो, नीचे वाला करोगे इसका मतलब नहीं जानते। हाँ, खटाक से इसको दबा दिया करो, बस ये करते ही पता चल जाता है। गुड गुड, ये कर दोगे मतलब हाँ है, नीचे वाला साइन कर दोगे मतलब ना है। कम से कम मुझे पता तो चले ना आप लोगों का, क्योंकि सामने तो बैठे हो नहीं अब आप, अब केवल बस लाइव इंटरेक्शन चल रहा है। तो अब मुझे ये पता नहीं है ना कि आप लोगों को क्या पता है क्या नहीं जानते हो आप स्ट्रक्चर के बारे में, इसलिए बीच बीच में पूछना जरूरी है एक बार शुरू में। टॉलुइन के बारे में आप जानते हो, टॉलुइन बनाना आपने सीख लिया है, गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एथिल क्लोराइड ले लिया और वो ये AlCl3 डाल दिया, तो क्या होगा, एथिल बेंजीन बन जाएगा। हाँ भाई, एथिल बेंजीन बन जाएगा, C2H5 एथिल बेंजीन, एथिल होता है, एथिल बेंजीन बन जाएगा। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन पर एल्काइलेशन करवाया जाता है, और ये केस भी ArSe का है, आपने सीख लिया है। अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, नेक्स्ट केस लेता हूं फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन का। असाइलेशन में असाइल ग्रुप जोड़ा जाता है बेंजीन पर। सारी रिएक्शंस जो हैं वो नाम से ही एक्सप्लेन हो रही हैं। नाइट्रेशन में नाइट्रो जोड़ना है, एलोजिनेशन में एलोजन जोड़ना है, एल्काइलेशन में एल्काइल जोड़ना है, और असाइलेशन में असाइल जोड़ना है। असाइल क्या होता है, असाइल ये होता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड असाइल। एसिटिल भी बोलते हैं और असाइल भी बोलते हैं, CH3CO-। इसको बेंजीन पे जोड़ना है, इसको यदि बेंजीन पे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे। पर इसको जोड़ने के लिए हमें इस कैटायन का अटैक कराना पड़ेगा,
इसे असाइलियम आयन बोलते हैं। और इसे बनाने के लिए जो रिएजेंट डाला जाता है वो है एसिटिल क्लोराइड और उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3। मतलब लगभग सारी ही रिएक्शंस में जो कैटालिस्ट काम आ रहा है, उत्प्रेरक, वो एक लुईस अम्ल लुईस एसिड AlCl3 है। ये बहुत बढ़िया कैटालिस्ट है और ये बहुत आसानी से Cl- को लेके निकल जाता है। और जब ये इसको लेके निकलता है तो जाहिर सी बात है असाइलियम आयन ही बनेगा। और जब ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो मैंने पोजीशन उधर लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां अटैक करा देता हूं तो ये बन जाएगा और इसके साथ H+ जो है वो निकल जाएगा। रिएक्शन का नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और जो प्रोडक्ट बना उसका नाम होगा एसीटोफिनॉल। इज इट क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी समझ में आ गई, एल्काइलेशन भी समझ में आ गई और लास्ट में आपको बता देता हूं सल्फोनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये 5 एग्जाम्पल ज्यादा चलते हैं इसमें। सल्फोनेशन रिएक्शन, तो बच्चों आप ये ध्यान रखना बस एक चीज का कि सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड बनाते हैं बेंजीन से, और सल्फोनिक एसिड बनाने का मतलब हो गया आप बना रहे हो SO3H जोड़ रहे हो आप, ये होता है सल्फोनिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना COOH, वैसे सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक एसिड होता है SO3H। तो मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ गया कि बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। बनाने के लिए हमें अटैक इसका करवाना है और इसका अटैक करवाना है तो आपको लेना होगा सांद्र H2SO4 यानी कॉन्संट्रेटेड H2SO4 को, या फिर इसकी जगह आजकल आप देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में आपको मिलेगा फ्यूमिंग H2SO4। इस फ्यूमिंग का मतलब होता है हिंदी में सधूम, जिसका मतलब होता है SO3 की प्रेजेंस में H2SO4 को डालना। तो चाहे आप SO3 के साथ H2SO4 को यूज में ले, फ्यूमिंग H2SO4। एक बार होल्ड करना, एक स्टूडेंट को एडमिट करना है ना, या तो आप SO3 के साथ H2SO4 को ले, फ्यूमिंग H2SO4, या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ले ले। ये दोनों ही, ये जो कैटायन बना रखा है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल HSO3+, ये बनाते हैं और ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और प्रोडक्ट आ जाता है। याद रखना ये सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन नहीं है, योगात्मक नहीं है, ये प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो आपने बच्चों अभी बेंजीन की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ा, उसकी मैकेनिज्म को पढ़ा और उसके 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और सिखाता हूं, उसका परिचय और देता हूं, क्योंकि CUET में जो हमारे 12th के चैप्टर्स है ना उसमें वो काम आएगी। वो इंट्रोडक्शन है, वो है टॉपिक डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हाँ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में इसे कहेंगे क्रियात्मक समूह का दिशात्मक प्रभाव। हिंदी वाले स्टूडेंट आराम से इसको हिंदी में सीखें, और इंग्लिश मीडियम वाले प्योर इंग्लिश में बड़े आराम से चल रहा है उनका लैंग्वेज। एग्जैक्टली पूरे टॉपिक का मतलब क्या है आप ढंग से समझ लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हिंदी इंग्लिश की कोई झंझट ही नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं होती, 1% भी। हिंदी वाला भी उसे बहुत आराम से समझता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो बेंजीन पे पढ़ रहे थे। आप बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और आप अटैक करवा रहे थे। बेंजीन में सारी पोजीशंस सेम थी, समान थी, एक जैसी थी। कहीं भी आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया और प्रोडक्ट बना लिया, क्योंकि सेम पोजीशन। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि बेंजीन पर पहले से ही कोई
जी ग्रुप अटैच कर दिया। जी ग्रुप क्या है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH जोड़ दूं फिनॉल बन जाएगा, NH2 जोड़ दूं एनिलीन बन जाएगा, CH3 लगा दूं टालुइन बन जाएगा, नाइट्रो लगा दूं नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप जोड़ दो, एल्डिहाइड ले लूं बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दूं बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कोई भी बेंजीन पर एक ग्रुप लगा दिया, एक ग्रुप लगाया केवल, और अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो इस जी ग्रुप के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल का ये वाला अटैक कहलाता है ऑर्थो, ये वाला कहलाता है मेटा, और ये वाला कहलाता है पैरा। तो अब पोजीशन सेम नहीं है, अब ये जी ग्रुप निर्धारित करेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। तो मैं पहला केस आपके सामने लेता हूं फिनॉल का, हाँ, केस ऑफ फिनॉल। तो ध्यान रखना, फिनॉल के अंदर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है, मेटा नहीं बनाता। उसका कारण क्या है उसे समझना, हाँ समझना उसे भी। फिनॉल के अंदर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट देता है, मेटा नहीं देता। इसी तरह फिनॉल की जगह अगर मैं एनिलीन ले लूं या टालुइन ले लूं तो इन सब में ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। उसका रीजन क्या है? अनुनादी संरचनाएं यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी आपको। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचता हूं, देखो मैं फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिनॉल में जो OH के पास लॉन पेयर है ना, ये बेंजीन रिंग को डोनेट करता है इस तरह से, इसे कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट प्लस R, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस प्लस R। जैसे ही ये डोनेट करता है आप देखोगे ये बनता है, ये नेगेटिव चार्ज रिंग में फिर डिलोकलाइज होता है, रेजोनेंस करता है, और आप देखोगे कि अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज पैरा पे आ गया। आपने देखा कि फिनॉल का लॉन पेयर जब रेजोनेंस कर रहा है, बेंजीन रिंग में डोनेट हुआ, तो पहले ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिनॉल का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके पास, उसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस की रिक्वायरमेंट है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो वहां अटैक करेगा, और वो कहां ज्यादा है? ऑर्थो और पैरा पे है, मेटा पे नहीं है। कहां है? ऑर्थो और पैरा। इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा को चुनता है अटैक के लिए, मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करता। तो फिनॉल ही क्यों, एनिलीन के अंदर भी तो लॉन पेयर है, NH2 के पास भी एनिलीन में नाइट्रोजन का लॉन पेयर डोनेट होगा, वो भी इसी तरह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप फिनॉल का केस और एनिलीन का केस आगे CUET में चैप्टर में पढ़ोगे 12th में, और वहां ढेर सारी रिएक्शंस, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ोगे आप फिनॉल की, एनिलीन की। तो उन सब में हम ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। उसका रीजन आज आपने सीख लिया, आज आपने यार ऐसी की सारे एग्जांपल सीख लिए इंपॉर्टेंट, ये सब आप आगे चैप्टर्स में काम लोगे। और बच्चों मंडे से मैं आप लोगों के चैप्टर शुरू कर रहा हूं, और चैप्टर में मैं पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन को शुरू करूंगा मंडे की क्लास से। तो आगे जो है वो मंडे से हम चैप्टर शुरू कर देंगे। आज आपको जो इंट्रोडक्शन देना था यार ऐसी का, वो मैंने कंप्लीटली दे दिया है। इतना लेवल सफिशिएंट है CUET वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अब आगे मंडे को चैप्टर वाइज 12th के हम लोग चलेंगे। ठीक है, मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, नॉमेनक्लेचर वहां से पढ़ लेना। शुरू के 3 वीडियो नॉमेनक्लेचर के हैं बच्चों, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये कुछ बेसिक टॉपिक जब तक आप नहीं सीखोगे
आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तो शुरू के 7 या 8 वीडियो जो है ना वो सारे नॉमेनक्लेचर और जनरल ऑर्गेनिक और रिएक्शन मैकेनिज्म के हैं, वो आप पहले देख लेना ढंग से। और मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर, जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आप लोगों का 12th क्लास का CUET का सिलेबस का होगा। लेकिन मैं नॉमेनक्लेचर वगैरह सारा ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो नामकरण या नॉमेनक्लेचर की बात उन चैप्टर में अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहले और दूसरे वीडियो में नॉमेनक्लेचर सारा पढ़ा चुका हूं। आप उसे पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। अभी के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।